नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पेशल 6 की। तो सबसे पहले जानकारी क्या है, चलिए वो आपको बता देते हैं। खबर यह है कि यूपी में आज कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। योगी कैबिनेट में 6 नए मंत्री शामिल होने वाले हैं। कैबिनेट में 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन भी होगा। जो नए मंत्री बनाए जाएंगे उसमें नाम मनोज पांडे का भी सामने आ रहा है। भूपेंद्र चौधरी भी मंत्री बन सकते हैं। हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत भी मंत्री बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आज योगी आदित्यनाथ सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी विस्तार हो सकता है, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस विस्तार में क्षेत्र और जाति का विशेष ख्याल रखकर नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। पुराने मंत्रियों को हटाए बिना 6 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इस विस्तार में अवध और पश्चिम को ज्यादा तवज्जो मिल सकती है, क्योंकि खुद पीएम मोदी पूर्वांचल से सांसद है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी पूर्वांचल से ही है। जिन चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, उनको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी बताया जा रहा है। उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आनंदीबेन पटेल, जो कि राज्यपाल है, उससे मुलाकात की थी। ऐसे में बताया यह जा रहा है कि 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। जो नाम शामिल हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं, उनके नाम मैं आपको बताती हूँ जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें भूपेंद्र चौधरी, हंसराज विश्वकर्मा का नाम है। ये तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं। अब से थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसकी तैयारियां तमाम पूरी कर ली गई है और तैयारियों में शामिल होने के लिए जो विधायक हैं उनके परिजनों को भी न्योता दिया गया, उन्हें भी आमंत्रित किया गया। और इसके साथ ही विधायकों को जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी, उनके नाम के बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। ये नाम भूपेंद्र चौधरी, हंसराज विश्वकर्मा, आशा मौर्य, मनोज पांडे, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और कृष्णा पासवान के हैं। तो ये नाम होंगे उन विधायकों के जो कि आज उत्तर प्रदेश में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होंगे। तो नए मंत्री बन रहे हैं। अब बताया यह भी जा रहा है कि इनमें से वो तमाम चेहरे भी हैं जो कि समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। सबसे पहले नाम की चर्चा करेंगे भूपेंद्र चौधरी की, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। उसके बाद हंसराज विश्वकर्मा, आशा मौर्य, मनोज पांडे, ये 4 नाम। इसके अलावा 4 और नाम है, जिसमें से 2 नाम ऐसे होंगे जो कि मंत्री बनाए जाएंगे और 2 मंत्री ऐसे होंगे जिनका कि प्रमोशन होने वाला है। ऐसे में कई विभागों में भी फेरबदल देखने को मिलेगा और ये दूसरे कार्यकाल का आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसमें नाम कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और कृष्णा पासवान का भी है। तो ये वो संभावित चेहरे हैं। हालांकि अब संभावित कहना गलत होगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद यही यहां पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी बहुत सारे विधायकों की तरफ से यह जरूर कहा जा रहा है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये उनके लिए बड़ा सम्मान होगा। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नए संभावित मंत्रियों के बारे में आपको बता रहे, भूपेंद्र चौधरी इनका नाम है। जाट समुदाय में अच्छी पैठ रखते हैं। इसके साथ ही पार्टी हो, संगठन हो, मजबूत पकड़ भूपेंद्र चौधरी की मानी जाती है। पंचायती राज कैबिनेट मंत्री भी वो रहे हैं और 2016 और 2022 में एमएलसी भी बने हैं। बहुत अच्छी तरह से कि बहुत अच्छे चयन हुआ है और अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालें। तो भूपेंद्र चौधरी के बारे में आपने जान लिया। अब आपको जानकारी देते हैं कि और कौन ये संभावित मंत्री की लिस्ट में हो सकता है। बात करेंगे मनोज पांडे की। इनकी उम्र भी 58 साल है और ये समाजवादी पार्टी से बगावत करके 2024 में बीजेपी में शामिल हुए थे। इनकी सीट कौन सी है वो आपको बताती हूँ। इनकी सीट है ऊंचाहार विधानसभा। उस सीट से ये विधायक है और 2012 हो, 2017 हो, 2022 हो, सपा के टिकट पर चुनाव इनकी तरफ से लड़ा गया। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री की भूमिका भी वो अदा कर चुके हैं, यानी उनके पास पहले से मंत्रालय चलाने की जो जिम्मेदारियां हैं वो रही हैं और एक्सपीरियंस भी है। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। तो ये वो नाम होंगे, संभावित नाम, जो कि थोड़ी देर बाद मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से आए हुए नेताओं को मंत्री पद सौंपना, यानी समाजवादी पार्टी के पीडीए पर यह निशाना लगाने जैसा होगा।
हमारे साथ बहुत सारे पत्रकार भी जुड़ गए हैं, कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। आपका एक एक करके तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार है। इसके साथ ही अभिषेक मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक शांडिल हमारे साथ थोड़ी देर में न्यूज रूम से होंगे। सुशील तिवारी हमारे ब्यूरो हेड है जो कि जुड़ गए हैं। प्रेम कौशिक संवाददाता हमारे, नित्यानंद मिश्रा भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, अनुज कुमार भी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी कि आखिरकार सुशील तिवारी, ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से आए हुए नेताओं को मंत्री पद सौंप देना यानी पीडीए पर आघात भी है और निशाना भी है तैयारी के लिहाज से। मीनाक्षी, पूरी लिस्ट लगभग 1 घंटे पहले मंत्रियों की आ चुकी है और इसमें 6 मंत्री नए हैं और 2 मंत्रियों के जो पद हैं वो राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार बनाया जा रहा है। तो ये लिस्ट 1 घंटे पहले लगभग आ चुकी है। और इसमें मनोज पांडे का नाम है जो 3 बार रायबरेली के ऊंचाहार से 3 बार विधायक रहे समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन जब राज्यसभा की सीटों के लिए यहाँ पर बाकायदे वोटिंग हो रही थी तो उस टाइम पर इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, तो जिसकी वजह से इनको समाजवादी पार्टी से हटाया गया था और अब बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। तो इनको बिल्कुल सम्मान दिया गया है, कहीं ना कहीं उनको मंत्री बनाया गया है। तो भूपेंद्र चौधरी मंत्री बने हैं। भूपेंद्र चौधरी पहले से प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनका कद बड़ा था, जाटों के बड़े नेता हैं, तो इसलिए उनको मंत्री पद में एक अहम भूमिका अदा करने के लिए उनको मौका मिला है। और इसके अलावा कृष्णा पासवान है जो फतेहपुर से विधायक हैं, उनको मौका मिला है। और अगर बात करें अन्य जो मंत्री हैं उसमें से सुरेंद्र दिलेर हैं। सुरेंद्र दिलेर के जो पिताजी हैं वो भी बड़े पुराने पॉलिटिशियन हैं, इनके बाबा पॉलिटिशियन थे। तो ऐसे में जो सुरेंद्र दिलेर हैं ये 2024 में उपचुनाव जीते थे और पहली बार विधायक बने थे और पहली बार मंत्री बन रहे हैं। और इसी तरह अन्य मंत्री बन रहे हैं। इसमें 2 के पद हैं, जो सौमेंद्र सिंह हैं उनका पद अपग्रेड हो रहा है, वो अब राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बन रहे हैं। और इसी तरीके से अजीत सिंह पाल वो भी राज्य मंत्री से अब स्वतंत्र प्रभार मंत्री बन रहे हैं। तो ऐसे में इनके 2 पद अपग्रेड हो रहे हैं। और कैलाश राजपूत की बात करें तो कैलाश राजपूत उन्नाव कन्नौज से विधायक हैं और वो भी अब इस बार मंत्री बन रहे हैं। और हंसराज विश्वकर्मा जो कि ये आते हैं बनारस से, तो इनको मंत्री बनाया जा रहा है। ये मोदी जी के चुनाव में काफ़ी इन्होंने अहम भूमिका अदा की है, एमएलसी हैं और लगातार वो 10 वर्षों से जिलाध्यक्ष हैं। सबसे ज्यादा नाम चर्चा में रहा वो पूजा पाल का था। ऐसे में लग रहा था कि पूजा पाल का एक तो समाजवादी पार्टी छोड़कर के बीजेपी में शामिल होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा था। ऐसे में उनके भी मंत्री पद की शपथ लेने की चर्चाएं तेज थी। हालांकि आज अब जो नाम फाइनल होकर के आए उसमें वो नाम नजर नहीं आता है। अभिषेक मिश्रा जी, अभिषेक जी, ये कोई पहला परिवर्तन तो है नहीं, लेकिन ये विधानसभा चुनावों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या ये मैं गलत कह रही हूँ कि ये पीडीए पर सीधे तौर पर निशाना है? एक तो समाजवादी पार्टी से आए हुए नेताओं को सीधे सीधे मंत्री पद का ऑफर, और दूसरी तरफ उसी हिसाब से कि महिला चेहरा हो, दलित चेहरा हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बात आपने 2027 है, सबके लक्ष्य 2027 है और 2027 में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। और इन्हीं सारी चीजों के दृष्टिगत अगर देखा जाए तो जो समाजवादी पार्टी पीडीए लेकर चल रही थी, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो उसे भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा कठोर प्रहार करते हुए जो पी है यानी कि पिछड़ा और डी यानी कि दलित, इन दोनों को अलग कर दिया है और अल्पसंख्यक को वो पहले ही साध चुका है दानिश आजाद जैसे लोगों को मंत्री बनाकर। तो पीडी जो है समाजवादी पार्टी से निकालने का काम किया है, क्योंकि जो भी पूरा मंत्रिमंडल बनाया जा रहा है, जो विस्तार किया जा रहा है, जिसकी एक लंबे समय से अटकलें लग रही थी, टकटकी लगी हुई थी कि आखिरकार कौन सा सेवा विस्तार होगा, किस तरह से व्यवस्था करेंगे। तो इन्हीं सारी चीजों के बीच में पिछड़े और दलित को सबसे ज्यादा केंद्र पर रखा गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि काफी ज्यादा कुछ तस्वीरें सामने आ रही थी। एक तस्वीर सामने आई है जहां पर भूपेंद्र चौधरी वहां पर पहुंच चुके हैं और ये थोड़ी देर बाद जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसकी तैयारियों की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। अंदर भवन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ तमाम नेता पहुंच चुके हैं। भूपेंद्र चौधरी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वहीं टीका लगा करके वो पहुंचे हुए हैं, गमछा पहन करके भगवा वो पहुंचे हुए हैं, यानी जो तैयारियां हैं वो उनके लिहाज से पूरी हो चुकी है। वो आज मंत्री पद की शपथ लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भूपेंद्र चौधरी को जब प्रदेश की कमान सौंपी गई थी तब भी इसी लिहाज से अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलेगी। हालांकि भूमिका जरूर देखने को मिली, लेकिन उस तरीके से पार्टी प्रदर्शन नहीं कर पाई जिस तरीके से उन्होंने सोचा था। इन सबके बीच में तमाम विधायकों को वहां पर पहुंचना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद ये शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जी अभिषेक जी, प्लीज कंटिन्यू। चर्चा कर रहे थे कि जो विस्तार किया जा रहा है इन सारी चीजों में पिछड़ा और दलित ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। वहीं
एक बार लगातार इस बात की कोशिश की जा रही थी आखिरकार ब्राह्मणों को कैसे साधा जाए और आखिरकार कौन सा ब्राह्मण चेहरा है जिसको आगे लाया जाए, जिसके बलबूते सरकार की तमाम चीजें और ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आए। तो उन्हीं सारी चीजों के बीच में ऊंचा हार से समाजवादी पार्टी से विधायक बने मनोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने चुना और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाने का फैसला किया। इस बात की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी कि मनोज पांडे को एक बड़ा पद मिल सकता है, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और वो सारी चीजें यहाँ पर फलीभूत होती हुई नजर आई। क्योंकि आप सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज देखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी से तमाम और भी नेता बाजी हुए थे, चाहे उसमें बाहुबली के आधार पर बात किया जाए तो अभय सिंह भी थे और तमाम और लोग भी थे। तो उन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल न करते हुए यहाँ पर जिस तरह से मनोज पांडे के ऊपर जो पासा खेला गया है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़े निर्णायक तौर पर सामने आएगा। और जिस तरह से हम लोग लगातार सामाजिक तौर पर देखिए तैयारियां यही की जा रही है कि हर क्षेत्र को साधा जा सके, अब उसमें चाहे ब्रज आता हो या फिर पूर्वांचल आता हो। ऐसे में प्रेम कौशिक, ब्रज में क्या हलचल देखने को मिलती है? इसमें चुनाव है उसको लेके बड़ी रणनीति भाजपा भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पर की जा रही है। जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी का जो नाम आया है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश इस बार फिर एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने की है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मनोज पांडे का जो समाजवादी पार्टी से आगे विधायक दल पे यहाँ पर जो शामिल है उनको आज बड़ा पद यहाँ पर मिलने वाला है, मंत्री पद का। और इसी के साथ में देखिए जो पूर्वांचल को भी साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जाट बाहुबल क्षेत्र कहीं ना कहीं ब्रज को भी माना जाता है और इसी ब्रज से श्रीकांत शर्मा जो पूर्व मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, उनका भी कहीं ना कहीं नाम चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मायूसी देखने को मिली। और बड़ी रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी ने 2027 के लिए कमर बांध चुके हैं। इसके लिए आज यहाँ पर कई जो है मंत्रिमंडल का विस्तार के साथ में तमाम लोगों को यहाँ पर जो शपथ ग्रहण समारोह के बाद में शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें राज्य मंत्री हैं, जिसमें कैबिनेट के मंत्री हैं। और जिस तरह से देखिए आप देखेंगे जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जैसे कुछ क्षेत्र हैं और इसमें ब्रज भी आता है, तो ये कहीं ना कहीं ये जाट बाहुबली का क्षेत्र है। और यहीं से चौधरी लक्ष्मी नारायण चौधरी भी जिस तरह से यहाँ पर जाट समुदाय से आते हैं और वह भी कैबिनेट में यहाँ पर मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी से। और भूपेंद्र चौधरी जिस तरह से पहले भी यहाँ पर बीजेपी से अध्यक्ष रहे तो उसके दौरान में कई ऐसे बड़े निर्णय संगठन को लेकर जो है लिया जा चुका है उनके द्वारा और बड़े साफ छवि के माने जाते हैं, बड़े पुराने कार्यकर्ता है बीजेपी से। तो उनको भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल विस्तार में उनका नाम जो है शामिल किया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लोग हैं उनमें खुशी है। और आज जिस तरह से जो 2027 की रणनीति के एक कदम और आगे बढ़ चुकी है बीजेपी और नए जो है तमाम और ज्यादा रणनीति बनाई जाएगी 27 के चुनाव की। यहाँ पर इस जो है नाराज जातियों को खुश करना हो, क्षेत्रीय संतुलन बैठाना हो, वो समीकरण बैठाना हो, वो तमाम तैयारियां की जा रही है। इन सबके बीच में खबर ये आ रही है कि भूपेंद्र चौधरी राजभवन पहुंच चुके हैं, कृष्णा पासवान भी राजभवन पहुंची हैं, सोमेंद्र सिंह भी राजभवन पहुंच चुके हैं और हंसराज विश्वकर्मा भी राजभवन पहुंचे हैं। ये वही नाम है जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है और थोड़ी देर बाद ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में बहुत सारे संदेश देने की भी कोशिशें की जा रही हैं कि जो नेता अपनी पार्टियों को छोड़ करके आए हैं, पुरानी पार्टियों को छोड़ करके आए हैं, उनमें से तमाम और नेताओं को भी लुभाने का एक तरीके से ये नित्यानंद प्रयास किया जा रहा है। अब अगर पूर्वांचल की कर ले तो फिर प्रधानमंत्री की वो जगह हो या फिर मुख्यमंत्री की वो जगह हो, वहां पर मजबूती और ज्यादा जरूरी हो जाती है, ऊपर से राजभर का रूठना। अब ऐसे में एक संकेत भी देना है, संदेश भी देना है कि सब कुछ ठीक है, तो ये तैयारी उसके लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण रहेगी मनोज पांडे के आने से? नित्यानंद, आपको अब मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, डॉक्टर इंदुकांत आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज। देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से 2027 की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कर रहे हैं, उसके सामने विपक्ष की तैयारी बहुत बौनी साबित हो रही है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने जब बिहार चुनाव के परिणाम आए थे तो भाजपा के मुख्यालय, दिल्ली स्थित मुख्यालय में अपने संबोधन में टारगेट सेट कर दिया था कि अब आगे बंगाल देखना है, पश्चिम बंगाल। और इसी तरह से जब पश्चिम बंगाल में उनकी जीत हुई, एम्फैटिक विक्ट्री हुई, तो वहां पर उन्होंने टारगेट सेट कर दिया कि अब उत्तर प्रदेश। और एक बड़ी चीज उन्होंने ऐड कर दिया कि महिलाओं के सम्मान और उनके आरक्षण को लेकर के समूचा विपक्ष एकजुट था और महिलाओं के अगेंस्ट, और उसका भी लोग अभी इस बात को बहुत पूरी तरह से असेस नहीं कर पा रहे हैं। उसका काफी प्रभाव देखने को मिला है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, आसाम में भी और दक्षिण भारत में भी। यही कारण है कि आप देखिए
कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर जितने भी विपक्ष के मैक्सिमम चुनाव हार गए। जहां तक मनोज पांडे की बात है या जो भी ब्राह्मण चेहरे की चर्चा आपने की, बिल्कुल दुरुस्त बात है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने कई बार ये पासा फेंकने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश सरकार में राजपूतवाद चलता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी मूलतः राजपूत समुदाय से आते हैं और ब्राह्मणों की इज्जत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं। यहाँ तक कि किसी गैंगस्टर को भी जो ब्राह्मण को मार दिया जाता है तो कहा जाता है कि ये ब्राह्मण, जैसे वो विकास दुबे का मामला था कि ब्राह्मण था इसलिए मारा गया, राजपूत का इनकाउंटर नहीं होता है। तो इन चीजों को देखते हुए इस तरह के जो प्रधान चेहरे हैं ब्राह्मण के, उनको कैबिनेट में लेकर करके इस ढंग की अगर कोई बात कहीं कंफ्यूजन भी हो जनता के मन में तो उसको दूर करने का एक प्रयास मैं देखता हूं। लेकिन सबके बावजूद मैं मीनाक्षी जी ये मानता हूं कि जो सरकार के कानून व्यवस्था को कायम रखने की बात है, जो सरकार की हनक है गुंडों के खिलाफ, जो सरकार ने विकास के काम किए हैं, जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग और तमाम एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं, जिस तरह से एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं, आपने देखा नोएडा इंटरनेशनल आपको एयरपोर्ट याद का होगा भी डॉक्टर उद्घाटन इंदुकांत जी कि इसके पहले भी 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो, 2024 का लोकसभा चुनाव रहा हो, उस दौरान भी ये छवि बनाने का प्रयास किया गया था कि ये सरकार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी है। लेकिन 2019 में क्या परिवर्तन होता है, सीधे सीधे रीता बहुगुणा जोशी पार्टी छोड़कर के शामिल हो जाती है। दूसरी तरफ अब मनोज पांडे को लेकर के वो सामने आ गए हैं, तो ब्राह्मणों को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है, दलितों को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है, महिलाओं को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है। वही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है जो कि पश्चिम बंगाल में अपनाया गया कि महिलाओं को सामने रखना है, दलितों को सामने रखना है और उसके बाद चुनाव साधना है। और ये चुनावों की तैयारी तो बीजेपी लगातार करते रहती है और अभी भी वही तैयारी 2027 को लेकर के। और इसके अगेंस्ट आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश, वो एक बुझे दीपक के पास पहुंच गए, ममता जी के पास, आरोप लगाते हैं कि चुनाव लूट लिया गया। अब आगे की उनकी क्या तैयारी है उसका कोई उनका रोड मैप नहीं दिखाई दिया अभी तक। आप इन्हीं चुनावों में केरल में यूडीएफ ने चुनाव जीत लिया, विजय ने जीत लिया तमिलनाडु में, तो वहां नहीं चुनाव की लूट हुई, वहां एसआईआर में गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन जहां बीजेपी जीत गई वहां पे आप आरोप लगाते हैं। तो इसको ऑस्ट्रिच एटीट्यूड अंग्रेजी में कहते हैं, शुतुरमुर्गी प्रवृत्ति, कि आप सामने जो दिख रहा है उसको स्वीकार न कर करके बालू में अपना मुंह डाल दें कि हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। लिहाजा मेरा ये मानना है कि वक्त बहुत कम है समाजवादी पार्टी को, जिस तरह से उन्होंने लोकसभा में प्रदर्शन किया था, अगर कम से कम वैसा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें अपने मुद्दे सामने रखकर जनता के बीच में आना चाहिए। और अब मुझे लगता है बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, तैयारियां बाकी पार्टी को भी करना शुरू कर देना चाहिए। और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जब बात हो, उत्तर प्रदेश में अपने आप में बहुत बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें वहां पर है, तो तैयारियां सबसे पहले वहां पर शुरू हो जानी चाहिए थी। नित्यानंद, अगर इस सबके बीच में ओम प्रकाश राजभर किस तरीके से नाराज है पार्टी से, ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन ये तैयारियां पूर्वांचल को भी साधने की है। पूर्वांचल को साध करके मनोज पांडे को मंत्री पद दे करके क्या उन तैयारियों में सफल रहेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर को कस लिया। बता दें कि बीजेपी हर वो संभव प्रयास कर रही है जिससे हर वर्ग को साधा जाए। बात की जाए पूर्वांचल की तो और काशी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से हंसराज विश्वकर्मा का नाम सामने आया है मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान। बता दें कि हंसराज विश्वकर्मा वो चेहरा है जो बीते 10 वर्षों से लगातार काशी में अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं और उनका तोड़ अब तक बनारस में कोई भी बीजेपी चेहरा नहीं ले पा रहा। उनकी जगह कोई लेने लायक, मतलब भाजपा की बात की जाए तो उनका जो टक्कर है वो कोई नहीं दे पा रहा है। साथ ही साथ जो उनका चुनाव में, चाहे वो प्रधानमंत्री को 2014 के लोकसभा चुनाव में हो, चाहे 17, चाहे 22 और 24, तमाम चुनाव में उनकी एक मुख्य भूमिका रही है पार्टी में। साथ ही साथ जो इनका नाम लाया गया है, साथ में अन्य जो मंत्रीगणों का जो प्रस्ताव गया है, जो लोग शपथ लेने वाले हैं, उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो समाजवादी का पीडीए है, पीडीए के तोड़ के तौर पे काम किया गया, जहां हर वर्ग को, चाहे वो ब्राह्मण हो, पिछड़े दलित हो, अल्पसंख्यक हो, तमाम लोगों को एक साथ सामने ला करके प्रदेश भर में एक बड़ा संदेश दिया और चुनाव को देखते हुए अपनी कमर को कस लिया है। बिल्कुल यही तैयारियां देखने को मिल रही है। मंत्री भले ही 6 बनाए जा रहे हैं अनुज, लेकिन 18 मंडल सीधे सीधे साधे जा रहे हैं। हर मंडल में कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है कि सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से योगी सरकार ने एक बार खूब सही तरीके से यहाँ पर बैलेंस बिठाने का प्रयास किया है। आपके यहाँ पर हलचल तब पड़ती है, निर्णय लिया जाता है सर। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार जा रही है और इस वजह से हम ये कर रहे हैं, आखिरी समय चल रहा है सरकार का। उन्होंने अभी तो नींद में नहीं टूटी है पश्चिम बंगाल की,
होश उड़े हुए हैं। सवाल यह है कि हर स्तर पर ये कोशिश है कि प्रदेश सरकार एग्जेम्पलरी काम करे और उसी दिशा में ये भी एक कदम। तो तमाम रिएक्शन इन सबके बीच में आ रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से तैयारियां की जा रही है। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, 18 मंडलों को साधने का प्रयास किया जा रहा है 6 मंत्री बना करके। पश्चिमी प्रदेश है, फिर पूर्वांचल उत्तर प्रदेश है और बुंदेलखंड है। सभी को जो नोट्स है उनको कनेक्ट किया गया, खासतौर से बुंदेलखंड को भी जगह दी गई है। और पहले के मुकाबले पश्चिमी अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अभी भी यूपी सरकार में करीब 18 से 25 मंत्री बनाए गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जगह दी जा रही है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खासतौर से फोकस रखा गया। पूर्वांचल को भी साधने की कोशिश की गई। पूर्वांचल को पहले से ही अगर देखा जाए मीनाक्षी तो पहले से 18 से 22 और समथिंग यूपी सरकार में मंत्री है, फिर पूर्वांचल से और भी लोगों को जगह दी गई है। इसी तरह महिला की बात करें, खासतौर जिस तरह वेस्ट बंगाल महिलाओं ने बढ़ करके हिस्सा लिया महिला आरक्षण बिल को लेकर, जिस तरह से विपक्ष ने अपनी कृष्णा पासवान को जिस तरह से तरजीह दी गई और कृष्णा पासवान जो कि दलित चेहरे के तौर पर आती तो उस तरह एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इस तरह देखा जाए तो पूरे अगर मंत्रिमंडल में देखा 60 मंत्री बनाया जाता है, जबकि अभी तक 54 थे, अब 6 को नया चेहरा के तौर पर इस्तेमाल करके 2028 रणनीति को तैयार किया जाएगा। माना जाता है बीजेपी शुरू से 24/7 चुनावी मोड पर रहती है। ठीक है अनुज, आपकी आवाज में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगी। एक बार फिर से सुशील का हम रुख कर लेते हैं। अभी तैयारियां जो हो रही हैं उस लिहाज से क्या ये कहना सही होगा कि बस अब से 12-15 मिनट का इंतजार और शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी? क्या किसी को दिल्ली से भी आमंत्रित किया गया है? क्योंकि खबरें ऐसी आ रही थी कि बहुत लंबे वक्त से ये विस्तार होना था, लेकिन दिल्ली के साथ बैठकों का जो दौर चालू रहा उसमें नामों को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही थी। बिल्कुल, आप पीछे देख सकती हैं, सामने देख सकती हैं, ये जन भवन है जहां पर ये आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। अंदर शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्योंकि ये जन भवन में यहाँ पर पुलिस फोर्स लगी हुई है। तमाम लगातार जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है उनके बाकायदे कार के नंबर यहाँ पर उनको यहाँ पर जो सिक्योरिटी में स्टाफ है उनको नंबर दिए गए हैं, तो वही गाड़ी अंदर जा सकती है जिसके नंबर यहाँ पर हैं। और साथ में आप सामने देख सकते हैं जो मीडिया कर्मी हैं, काफ़ी संख्या में मीडिया कर्मी यहाँ मौजूद हैं, पल पल की निगाह रखे हुए हैं। तो ये पूरा जो माहौल क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतजार था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। और काफिला लगातार आते जा रहा है। आपके इस फ्रेम में लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि अभी भी काफिला वहां पर पहुंचते जा रहा है। जी बिल्कुल काफिला पहुंच जा रहा है। और जो जन भवन है आज यहाँ पर बाकायदे यहाँ पर सभी मंत्री पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आज थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और 6 मंत्री हैं और 2 मंत्री उनका जो पद है अपग्रेड किया गया है, तो ऐसे में उनके लिए बहुत खुशी का दिन है। और साथ में जिस तरह तमाम नेताओं को उम्मीद थी कि हम लोग मंत्री बनेंगे, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। जैसे पूजा पाल का नाम पहले चल रहा था, कहीं ना कहीं उसमें अजीत सिंह पाल, वो पाल समाज से आते हैं, उनको मंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं पाल समाज से एक मंत्री बना था, तो जो पाल समाज के जो अजीत पाल वो मंत्री तो पहले से थे, लेकिन उनको अपग्रेड किया गया, तो पूजा पाल का नंबर कट। कितनी खुशी हो रही है आपको कि आज जो है शपथ लेने जा रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है कि इनके पापा और इनके दादाजी को बहुत बड़ी शांति मिलेगी आज, और उन्होंने जो इनको जिम्मेदारी दी है और ये मुझे भरोसा है कि ये खरा उतरेगा। तो परिवारों के रिएक्शन भी सामने आने शुरू हो गए हैं कि परिवार से विधायक रहे और अब मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, तो काफी खुश वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सोशल इंजीनियरिंग का खास तौर पर ख्याल रखा गया और उस लिहाज से यहाँ पर साधने का जो अभिषेक जी प्रयास किया गया है, क्या ये बंगाल मॉडल जो सफल हुआ है उसके बाद ही 2027 के विधानसभा चुनावों के समीकरण साधने की तैयारियां हुई? देखिए, बिल्कुल ये बात हमेशा से कही जाती है कि प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो उत्तर प्रदेश में तमाम समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं, और जो समीकरण बनने के बाद जो फलीभूत होते हैं उसी के हाथ में, यानी कि जो एग्जीक्यूशन होता है
उसी के आधार पर आगे की नीति निर्धारित होती है, आगे की जो परंपरा होती है उन सारी चीजों को निर्धारित किया जाता है। और उन्हीं सारी चीजों के बीच में जिस तरह से ब्राह्मण, SC, ST, OBC इस तरह के जो चेहरों को सामने लेकर आए हैं, यानी कि विस्तार में जो चेहरों को लेकर आए हैं, वो इस बात को बताता है कि 2027 की तैयारी बीजेपी पहले से ही कर चुकी है। और जिस तरह से हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अखिलेश यादव तमाम उन जगहों पर निशाना मारने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर तीर पहले से ही लगे हुए हैं, क्योंकि उनका चुनाव में अगर बात करनी है, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक तरफ आप इस बात को कह रहे हैं कि जो जब वो दीपक बुझने वाला होता है उसके बाद वो ज्यादा फड़फड़ाता है, तो वो फड़फड़ाहट ही है जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से यहाँ विस्तार कर रही है। लेकिन वो इस बात को भूल चुके हैं कि जो P और D है, यानी कि पिछड़ा और दलित जो है, उसको भारतीय जनता पार्टी काट के आज यहाँ पर सभी के सामने कर दिया है। और उसने अपनी नीति और दिशा दृष्टि ये सारी चीजें जनता को बताने की कोशिश की है कि वो 2027 में किस नए इरादों के साथ जाएगी, किस वादों के साथ जाएगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उन्हीं सारी चीजों पर आगे प्रशस्त होते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, जिसकी वजह से यह सेवा विस्तार और सेवा विस्तार में जो PDA का P और D है वो निकाल कर लेके चली गई है और उसको काम सिर्फ A पर करना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे भारतीय जनता पार्टी और मंत्री बनने के बाद आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं हैं, आदरणीय मोदी जी यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की, वो गरीब तक पहुंचाना है, गरीबों को लाभ मिले, जिसका खुशहाली मिले। जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन, उसको जमीनी स्तर पर हकीकत के रूप में उसको परिवर्तन करना, यानी गरीबों तक सभी योजनाएं का लाभ गरीब ले सके। उत्तर प्रदेश के जल मंत्री को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि हमारा स्वतंत्र देव सिंह को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि हमारी जो तैयारियां हैं वो उसी तरीके से की जा रही है। अनुज के साथ कुछ लोग मौजूद हैं, एक बार अनुज का रुख कर लेते हैं। जी, आप लोग समर्थक हैं जो कि अभी नए चेहरे शामिल हो रहे हैं, किनके समर्थक हो, क्या खुशी है? पहले नाम बताइए। मेरा नाम हिमांशु है, हाँ। मैं विधानसभा से हूँ। भारतीय जनता पार्टी कृष्णा पासवान के हैं, आप किसके समर्थक हैं? जी, कृष्णा पासवान जी। कृष्णा पासवान, तो खास बात ये कृष्णा पासवान के समर्थक है जो कि दलित समुदाय से आते हैं, क्या कहना, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, रात भर कोई नहीं है, सुबह यहाँ पे घूमना विधायक को मंत्री देखना चाहते हैं। उम्मीद है कि जल्दी से आ जाए और मुलाकात हो जाए। आपका क्या कहना है भाई? हाँ, पास आइए थोड़ा सा। हाँ, और ठीक, आप अपना खुशी बताइए। ये भी पूछिए, समर्थक तो है लेकिन इन्हें क्या फायदा होगा उससे? बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं। क्या सवाल? अनुज, इनसे जरा ये भी पूछेगा कि समर्थक तो हैं लेकिन इन्हें क्या फायदा होगा, इनके समुदाय को क्या फायदा होगा? एंकर समर्थक तो है पर आपको क्या फायदा होगा, उनके समुदाय को क्या फायदा, ये सवाल लिया गया है। हम अपने व्यक्तिगत सोच के लिए, मतलब फायदे के लिए नहीं, इधर देखिए। हाँ, हम अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं है। हाँ। बस हम ये चाहते हैं हमारी विधायिका जो हमारे विधान करती थी, हर समस्याओं के लिए मुद्दा उठाती थी, वो पूरे प्रदेश के लिए उठाएंगे मुद्दा, अपने समाज के लिए, हर समाज के लिए मुद्दा उठाएंगे। ये हम लोग प्रदेश के लिए। आपका क्या कहना? वही सवाल सेम है कि आपको क्या फायदा है और जिस बिरादरी से आती है उन्हें क्या फायदा मिलने वाला है? विधायिका जी वैसे भी बिरादरी का सर्व समाज के लिए है, वो किसी एक समुदाय जाति के लिए किसी कार्य करती नहीं, तो लाभ होगा तो पूरे क्षेत्र को, सबको लाभ होगा और काफी दिनों से क्षेत्र को लाभ होगा। आपका क्या कहना? क्योंकि आप भी आगे आइए, अब हमें लग रहा है कि सुबह से ही आप इंतजार कर रहे होंगे, क्या कहना है आपका? हम लोग आज सब पूरे काफी खुशी है, सब लोग सुबह से यहाँ धीरे धीरे अभी भी आ रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र सब लोग आ रहे हैं। महिला को दिया गया, ये बड़ा एक मतलब रणनीति तैयार की गई। जी, महिला को जो है भाजपा जो है बहुत अच्छा। और क्या कहना, आप लोग का क्या कहना? समर्थक है, यहाँ पे आए हैं, महिला पे दाव खेला गया नए चेहरे के तौर पे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करती है, नारी सशक्तिकरण की है, तो बहुत 4 बार की जीती हुई विधायक है। हम लोग तो आशा लगा के ये बैठे थे, इनको पहले जब गवर्नमेंट बनी थी 2022 में, इनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लेना चाहिए था, किसी काम से नहीं शामिल किया गया है। चलिए देर आज अभी भी क्षेत्र का, प्रदेश का, और बहुत अच्छा सौभाग्य है कि दलित समाज से आती है, तो सबको लेके चलने वाली एक ऐसी विधायक है कि इनमें कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। ठीक है, कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जरा वो भी दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि ये तस्वीरें पहले भी सामने आई थी जब उन्होंने मुलाकात की थी। एक बार फिर से वो तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और थोड़ी देर बाद जनभवन में ये पूरा कार्यक्रम होगा, शपथ ग्रहण समारोह का। उसके पहले ये शिष्टाचार भेंट की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इंडिया डेली पर दिखा रहे हैं कि शिष्टाचार मुलाकात के बाद अब चर्चा, और इससे बस थोड़ी देर, कुछ और मिनट का इंतजार। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है, और संभवतः ये आखिरी फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं 2027 में। तो एक बार फिर से आपको कुछ तस्वीरें और दिखा देते हैं। जो नए संभावित चेहरे हैं उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। भूपेंद्र चौधरी वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ और नेता भी, विधायक भी अभी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, और ये अंदर की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। बस कुछ मिनट का इंतजार, और इसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। उसके पहले हमने आपको राजभवन की तस्वीरें दिखाई हैं, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये उसके पहले कुछ और तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अभी भी विधायकों का पहुंचना जारी है। और उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। जन भवन में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदया के आशीर्वाद से, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए कृत संकल्प हैं। उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने पर नंबर 1 पर आए और सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही, उद्देश्य के लिए हम सब काम कर रहे हैं। सर, अखिलेश यादव ने कहा पर्ची में लिखकर नाम आए हैं, वही नाम पढ़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा महिलाओं को। अखिलेश यादव जी स्टेशन में हैं, उनको पता है कि 27 में उनकी दाल गलने वाली नहीं। उलूल जुलूल बयान वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके दे, उनसे कहिए बाहर निकले, देखेंगे प्रदेश का तापमान कितना। सर, एक सवाल और, पीएम मोदी ने आज कहा है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए। कांग्रेस पार्टी है, आप सब जानते हैं कि दूसरे कंधे पर सवारी लेकर के काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व पूरे देश से धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि चहुमुखी विकास के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, और उसी के लिहाज से आज ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। और ये तस्वीरें आपको फिर से एक बार दिखा दें, जहां उत्तर प्रदेश की गवर्नर से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। उनकी तरफ से शिष्टाचार मुलाकात की गई है, और थोड़ी देर बाद शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। आशीष हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, कितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं रही हों, लेकिन इसके साथ साथ महिला वोट बैंक, अति पिछड़ा वर्ग और साथ ही क्षेत्रीय संतुलन, बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है कि जब तक इन पर निशाना नहीं साधा जाएगा 2027 मुश्किल हो जाएगा। हालांकि तैयारियां तेज है। बिल्कुल मीनाक्षी, और ये सबसे पहला अगर हम देखें, हम लोगों ने इस चीज का जिक्र भी किया, आप लगातार इस चीज का जिक्र भी कर रहे हैं कि मिशन 2027 जो है वो कहीं ना कहीं जहन में है, और मिशन 2027 को पूरा करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग बहुत जरूरी हो जाती है, वर्गों को साधना बेहद जरूरी हो जाता है, जिसमें जो संभावित नाम इस वक्त चल रहे हैं, योगी मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है। अब आप देखिए कि इनमें जो चेहरे उसमें करीब 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित वर्ग से जो है बताए जा रहे हैं। तो आप इसके जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको लेकर ये जो तैयारी है, ब्राह्मण समाज को लेकर जो एक खबर निकलकर सामने आई थी, एक जो बीच में जो नेता हैं, जो विधायक थे, वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे थे, और ये हो रहा था कि ब्राह्मण समाज का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। इस तरह से विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा था, तो उसको भी साधने की कोशिश की गई है। वो नाराजगी की जो खबरें आ रही थी, निकलकर सामने आ रही थी, उसको भी साधने की तैयारी जो है बीजेपी कर रही है। साथ ही साथ ठीक है, अब तस्वीरें सामने आ गई हैं। बस थोड़ी देर बाद जन भवन में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, आनंदीबेन पटेल वहां पर पहुंची हुई है, उत्तर प्रदेश की गवर्नर, और इसके साथ ही वो सभी चेहरे जिनका जिक्र हम लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी भी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। उसके पहले तमाम जो तैयारियां की गई हैं उसमें शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही राज्य की गवर्नर। माननीय राज्यपाल महोदया से निवेदन है कि यदि उनकी आज्ञा हो तो शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाए।
माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है। श्री भूपेंद्र चौधरी, श्री मनोज पांडे। माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री मनोज पांडे जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की मंत्रणा से निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है। श्री अजीत सिंह पाल, श्री सोमेंद्र तोमर। माननीय श्री अजीत सिंह पाल जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं जो कि विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतोषित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय श्री सोमेंद्र तोमर जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बड़ी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो गया है। शपथ ग्रहण समारोह अभी भी चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाई अजीत सिंह पाल, सोमेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें अपग्रेड किया गया है उनके विभागों को। भूपेंद्र चौधरी ने भी शपथ ले ली है और अभी कुछ और विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का ये जो विस्तार हुआ है, दूसरी बार सरकार बीजेपी ने बनाई और उसके बाद अब ये अंतिम और संभावित विस्तार माना जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।